हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं आ गई हूँ आपके पास फिर से और इस बार हम देखेंगे चैप्टर 13। मैं आशा करती हूँ आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देख लिए हो। पिछले चैप्टर में हमने देखा आन्या ने स्नेहा से पूछताछ की, जिसने आरव और स्नेहा के रिश्ते में पड़ी दरार को सामने ला दिया। दूसरी तरफ अभी भी वो शख्स जिसे नीरव ने दुकान से बाहर धकेला था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी और डॉक्टर अमित ने आन्या को मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि नीरव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। तो अब आगे चलते हैं चैप्टर 13 की ओर और केस की उलझी कड़ियों को सुलझाने का और प्रयास करते हैं। आन्या अस्पताल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर अमित पहले ही आन्या का इंतज़ार कर रहे थे। वो आन्या को बताते हैं कि उनका शक सही निकला। नीरव को सच में ही काफ़ी समय से बहुत कम मात्रा में जहर दिया जा रहा था। आगे डॉक्टर अमित बोले, यह जहर उन्हें खाने के साथ दिया जा रहा होगा, तो वो कौन दे सकता है? ऐसा कोई जिनके साथ नीरव उठता बैठता था, जैसे घर में कोई या दुकान में कोई नौकर, काम वाली बाई, कोई भी हो सकता है। इस पर आन्या डर अमित पूछती है, लेकिन जो भी दे रहा होगा उसने इंतज़ाम कहाँ से किया होगा? डॉक्टर अमित कुछ सोचते हुए रिपोर्ट को देखते हुए बोलते हैं, जो केमिकल के अवशेष मिले हैं और जो जांच भी हुई है, यह वाला केमिकल ज़्यादातर लैब, दवाइयों, कीटनाशकों, धातुओं और पौधों में पाया जाता है। इसमें इंसान की रक्त धमनियों में धीरे धीरे ऑक्सीजन का संचार कम होने लगता है। धमनियों में रक्त का संचार रुकने की वजह से धीरे धीरे हृदय की मांसपेशियों के कोमल ऊतक नष्ट होने लगते हैं और यही बाद में हृदयघात का कारण बनता है। आन्या बोलती है, मतलब इस रिपोर्ट से यह निष्कर्ष तो निकल गया कि नीरव को धीमा जहर देकर मारा गया। अब बस हमें ढूंढना है उस कातिल को जिसने यह जहर नीरव को दिया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हाथ नहीं लग पाया जो कातिल का कुछ सुराग भी दे। इतने लोगों से पूछताछ सब कर लिया, लेकिन अभी भी कातिल कहीं किसी मुखौटे के पीछे छुपा बैठा है। इस पर डॉक्टर अमित बोलते हैं, जितना मेरी समझ कहती है, आपका सबसे ज़्यादा ध्यान इनके नज़दीक के लोगों पर होना चाहिए। वो लोग जो इनकी हर रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, जो इनके इतने करीब आ सकते हैं। आन्या बोलती है, हाँ, ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद भी आपने जैसे बताया था कि जहर दिया हो सकता है, तो हमने सबसे ज़्यादा अपना पूछताछ का दायरा नीरव के नज़दीकियों के लोगों पर ही रखा है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ सफलता नहीं मिली। अभी मैं चलती हूँ, डॉक्टर अमित आपको कातिल का पता लगते ही इत्तला दूंगी। अभी वो निकली ही थी कि उसे विष्णु का फ़ोन आ जाता है और वो उसे केस के सिलसिले में ज़रूरी बात करना चाहता है, लेकिन मिलकर ही। समय बहुत हो चुका था, इसलिए विष्णु के ज़ोर देने पर आन्या उसके साथ डिनर पर मिलने को तैयार हो जाती है। आन्या की माँ के ज़ोर देने पर आन्या ना नुकुर करते डिनर पर जाने के लिए आसमानी ब्लाउज़ के साथ गुलाबी रंग की साड़ी पहनती है। इतने में ही विष्णु पहुंच जाता है आन्या को लेने के लिए। आज विष्णु हैरान था आन्या की खूबसूरती देखकर। वो बोला, मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रही है। आन्या को हंसी आ जाती है और वो बोलती है, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा विष्णु, जिससे फ्लर्ट की कोशिश कर रहे हो उसको मैडम भी बोल रहे हो? विष्णु झेंप सा गया। आन्या विष्णु को कहती है, अब बताओ क्या ज़रूरी बात करनी थी? कुछ पता लगा अभय का या उस इंसान का? विष्णु जवाब देता है, सिर्फ अभय का ही पता नहीं लगा, शायद उस इंसान के बारे में भी पता लग गया है जिससे नीरव की उस दिन दुकान पर बहस हुई होगी। अभय ने ही बताया आलोक के बारे में भी। हाँ, वही आलोक, नीरव का दोस्त, जो तुमसे बात नहीं करता था, जो नीरव से भी नाराज़ था। आन्या, क्या नाम बताया? आलोक? उस दिन गौरव भी तो यही नाम ले रहा था। आन्या को याद आया, जिससे गौरव मुझे शादी करने के लिए कह रहा था, वो ये आलोक है। लेकिन गौरव उसे कैसे जानता होगा? विष्णु आन्या को बोलता है, आप कहाँ खो गए? आपको याद आया कुछ? नीरव का वो दोस्त जिसका जिक्र आपने उस दिन किया था? आन्या कहती है, हाँ मुझे ध्यान है, लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहे होंगे? ये हमें ढूंढना पड़ेगा। विष्णु कहता है, नहीं, वो काम भी मैंने कर लिया है। आन्या हैरान होते हुए पूछती है, कौन है? नाम बताओ, क्या पता है उसके बारे में? क्या पता मैं उसे जानती हूँ? विष्णु कहता है, हाँ,
आपसे बेहतर उसे कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो आप खुद है। ये मैं नहीं बोल रहा, अभी ने बताया मुझे। आन्या एकदम हैरानी से पूछती है, मेरे बारे में? लेकिन उस लड़के ने तो कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, बल्कि नीरव जब मुझसे बात करता था तब भी उसका व्यवहार अजीब सा होता था। विष्णु कहता है, वो तो कल उसे मिलकर ही पता लगेगा। आन्या विष्णु को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी बताती है। दोनों तय करते हैं कल सबसे पहले आलोक से पूछताछ करते हैं। आन्या के मन में उलझन थी। वो विष्णु को बताया नहीं, गौरव ने जो उसे आलोक के बारे में बताया था, उसे अभी चुप रहना ही बेहतर लगा। विष्णु और आन्या रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। गाड़ी में विष्णु आन्या को कहता है, बहुत दिन से एक बात मन में है, आज बोल ही देता हूँ। अब जिस किसी की भी हमसफ़र बनेगी वो बहुत किस्मत वाला होगा। आन्या मुस्कुराते हुए बोलती है, हम जैसी लड़कियों से विष्णु शादी नहीं की जाती। हम जैसों के उदाहरण दिए जाते हैं कि ऐसी मत निकलना, नहीं तो शादी करनी मुश्किल हो जाएगी। विष्णु बोलता है, आन्या आप लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आपने उन गलतियों से सीख लेकर ये मुकाम पाया है वो हर कोई नहीं कर सकता। आन्या प्रत्युत्तर में बस हल्का मुस्कुरा के रह गई। और इसी के साथ खत्म होता है चैप्टर 13। तो यहाँ समाप्त होता है चैप्टर 13। अगर आप भी जानना चाहते कि इस कहानी में आगे क्या होगा तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा।